आज हमारे साथ है 2 ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रीट मेंस ग्रेड 3 लेवल 1 जो था रीट मेंस जो 2025 में यानी कि 26 में जो हुआ था पेपर जिसका जनवरी में, उसमें बड़े कीर्तिमान हासिल किए। अब क्या-क्या कीर्तिमान हासिल किए, क्या कुछ है, वो सारी बातें हम इन्हीं से जान लेते हैं तो बेहतर रहेगा। तो अंशुल जी, आपका परिचय दे दीजिए सबसे पहले। मैं तो आपको जानता ही हूँ पर व्यूअर्स के लिए आप अपना परिचय एक बार दे देंगे तो बेहतर रहेगा। मेरा नाम अंशुल नागर है। मैं बारां डिस्ट्रिक्ट तहसील अटरू ग्राम काचरा का निवासी हूँ। मेरे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में 84 रैंक थी। उससे पहले मैंने चतुर्थ श्रेणी भर्ती एग्ज़ाम का भी पेपर दिया था। उसमें मेरे 5770 रैंक थी और दोनों में मेरा अच्छे प्रकार से सिलेक्शन हो गया है। मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो रिज़ल्ट आने में जैसे डिले वगैरह भी हो रहा था, फिर जिस दिन रिज़ल्ट आया तो कैसा रहा माहौल, मतलब उस दिन का कि रिज़ल्ट आया, रैंक वगैरह देखी, कैसा माहौल रहा उस दिन? आलोक राज जी ने शाम को ही अनुमोदन कर दिया था कि आज रिजल्ट आएगा। तो मैंने जब 8 बजे लगभग मेरे भैया ने मेरा रिजल्ट देखा तो मुझे पता चला कि मेरे 80 पूरे राजस्थान में 84 रैंक हैं। और मुझे जब ऐसा पता लगा तो मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त हुआ। मेरे परिवार को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे पूरे राजस्थान में 84 रैंक आई हैं। जिससे फिर शाम को पटाखे लाए लाए और पटाखे चलाए, खुशियाँ मनाई और पूरे रात मुझे नींद नहीं आई। पूरे रात मैं अपने खुशी मनाता रहा। तो आगे मैं जानना चाहूँगा या व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी क्या रही? पढ़ाई में बचपन से लेकर अभी तक रीट मेंस, प्री, बीएसटीसी वगैरह, क्या जर्नी आपकी रही? मेरी प्रारंभिक शिक्षा हमारे गांव में ही हुई थी और उसके बाद जो उच्च प्राथमिक और जो हायर सेकेंडरी की जो शिक्षाएं वो तहसील अटरू में हुई थी। मैंने 2023 में 12वीं पास की थी। उसके बाद से ही मुझे पता चला कि बीएसटीसी का एग्ज़ाम होता है, 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है, उसके बाद शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम लग जाता है और शिक्षक बन जाते हैं। इसके बारे में मुझे मेरे भैया से पता चला और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी इसके बारे में। तो मैंने 12वीं के बाद जब पेपर हुए तो बीएसटीसी की तैयारी करना प्रारंभ कर दिया और उसके सेल्फ स्टडी उसमें भी मैंने सेल्फ स्टडी की थी और उसमें पूरे आसान मतलब मेरे 483 अंक थे और पहली चॉइस ही मुझे मिल गई थी यहाँ अटरू में ही एक कॉलेज था। इस प्रकार उसके बाद से ही मैंने फिर रीट प्री की प्रिपरेशन तैयार शुरू कर दी थी। रीट प्री में मेरे 131 अंक थे और अच्छी प्रकार से मैं क्वालिफाई हो गया था उसमें। उसके बाद मैंने रीट मेंस की तैयारी शुरू कर दी। रीट मेंस की जब विज्ञप्ति आई तो उसमें थोड़े पद कम थे, लेकिन मैंने प्रिपरेशन निरंतर रूप से जारी रखी, अपना कंटेंट को अच्छे से सजो के रखा और अच्छे से तैयारी की। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने बताया। तो मैं आगे जानना चाहूँगा कि आपने सेल्फ स्टडी की थी या ऑनलाइन कोचिंग ली थी या ऑफ़लाइन कोचिंग ली थी? किस तरीके से आपने अपनी तैयारी में इतनी जान डाल दी कि आप टॉप 100 में आ गए? मैंने किसी भी प्रकार की कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं की क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करता। मैंने सेल्फ स्टडी की थी, लेकिन इसमें मुझे अपने आप पे विश्वास था कि सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है और सफलता अर्जित की जा सकती हैं। चलिए बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। आगे की आप जब तैयारी कर रहे थे, तो उन दिनों आपका टाइम टेबल क्या रहता था? शेड्यूल क्या रहता था? आप कब उठते, सोते, कब पढ़ते थे? मेरा कोई रोज़ाना का फिक्स शेड्यूल नहीं था, लेकिन मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ना शुरू कर देता था। पहले मैं जो हार्ड सब्जेक्ट थे उनको पढ़ता था और फिर बाद में जब दिमाग को थोड़ा रिलैक्स की ज़रूरत होती थी तो मैं थोड़े जो आसान सब्जेक्ट थे तो उनको पढ़ना शुरू कर देता था, जिनमें थोड़ा आनंद का महसूस होता था। इस और मैं रोज़ाना प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ता था। लगभग 1-1 घंटा तो सभी सब्जेक्ट को देता ही था और शाम को मैं लगभग 10 बजे सो जाता था। ट्रीटमेंट्स का जो अपना सिलेबस है, काफ़ी फैला हुआ सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस लगता है और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत कठिन भी लगते हैं। तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स लगे थे जो कठिन थे और कैसे आपने उनसे फिर पार पाया? मुझे सामान्य रूप से रीडमेंस में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं लगा जिसमें ज़्यादा परेशानी महसूस हुई हो, लेकिन शिक्षण विधियाँ होती हैं उनमें थोड़ी परेशानी आई क्योंकि उनका कंटेंट सामान्य रूप से कहीं मिलता नहीं है। उसको कंटेंट को प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत सारे किताबें देखी, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों से पढ़ा। उसके बाद मैंने सारा कंटेंट को इकट्ठा किया, नोट्स बनाए और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स थे उन उसके भी मैंने नोट्स बनाए थे। और खिलाड़ी योजनाओं से योजनाओं में भी मुझे थोड़ी परेशानी महसूस हुई। उनके भी नोट्स ही बनाए थे मैंने।
अब जैसा कि आपने कहा कि आपने सेल्फ स्टडी की थी तो बुक से ही पढ़ा होगा, तो कौन-कौन सी बुक्स आपने पढ़ी अगर आप बताएँ तो बहुत अच्छा रहेगा? मैंने रीडमेंस में एक विषय की एक ही किताब पढ़ी थी, ज़्यादा किताबें इकट्ठा नहीं की ताकि ज़्यादा भ्रमित ना हो, क्योंकि एक विषय की एक किताब पढ़ना ही अच्छा रहता है। ज़्यादा किताबें पढ़ने से क्या होता है, व्यक्ति भ्रमित होता है और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन गलत करके आता है। इसलिए मैंने ज़्यादा किताबें इकट्ठा नहीं की और एक विषय की एक ही किताब देखी, और जो एनसीईआरटी, आरबीएससी की जो किताबें होती हैं, उनसे जो मटेरियल लिया हुआ, जिन किताबों में उनसे मटेरियल लिया गया था, उनसे ही मैंने पढ़ाई की थी। जैसे दीनदयाल पब्लिकेशन की जो बुकें आती हैं, उसमें आरबीएससी और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुकें होती हैं, उनसे कंटेंट लिया गया था, तो वह मैंने पढ़ी थी। जैसे भूगोल के लिए मैंने ये वाली किताब पढ़ी थी, दीनदयाल की। उसके बाद कला संस्कृति और इतिहास की भी मैंने दीनदयाल दीनदयाल की पढ़ी थी। और इसके अलावा जो आरबीएससी की दो 9th 10वीं की जो किताबें आती हैं, ये वाली, यह मैंने पढ़ी थी। इनसे लगभग अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए इस बार, और ये जो किताबें हैं इनको आप भी पढ़िए और आपको भी पता चलेगा कि इन किताबों में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो मनोविज्ञान की ये वाली किताब मैंने रीड फ्री में लाया था, यह उत्कर्ष की किताब है, यह मुझे बहुत अच्छी लगी। रीड फ्री में ही मैं इसे लाया था, तो इसी को मैंने बाद में भी पढ़ा। इसके बाद दीनदयाल पब्लिकेशन की शैक्षिक परिदृश्य की किताब लाया था मैं, ये वाली। इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। जो योजनाएं और जो अन्य शैक्षिक परिदृश्य की जो क्वेश्चन है, वो इसमें से अच्छे तरीके से बैठ गए थे मेरे। इसके बाद जो दिशा की जो पीवाईक्यू की किताबें थी, वो भी मैंने पढ़ी थी। इनसे मुझे पता लगा कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे, किस प्रकार से आगे मुझे पढ़ना चाहिए, किस कौन सा कंटेंट मुझे पढ़ना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए, उससे संबंधित जो जानकारी थी वो मुझे इसे दिशा की जो बुकें हैं उनसे पता चली। इसके बाद जो राजस्थान अध्ययन की 11वीं 12वीं की बुकें आती हैं, वो भी मैंने पढ़ी थी, ये वाली। 11वीं 12वीं की दो ही किताबें पढ़ी थी, मुझे दोनों ही किताबें बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा मैंने नोट्स भी बनाए थे। जो ऐसे सब्जेक्ट थे जिनकी किताबें सामान्य रूप से अच्छी नहीं बनती हैं और जिन कंटेंट अच्छा नहीं लगा, उनका मैंने नोट्स बनाए थे। जिनमें जो शिक्षण विधियाँ होती हैं हिंदी इंग्लिश की, उसके नोट्स बनाए थे। कंप्यूटर के भी नोट्स बनाए थे, करंट अफेयर्स के, जो शैक्षिक परिदृश्य में जो योजना, करंट और जो खिलाड़ी वाले जो सेक्शन थे, उनसे मैंने नोट्स ही बनाए थे, क्योंकि उनका जो वो करंट के टॉपिक हैं, उनसे क्वेश्चन भी अच्छे पूछे जाते थे, और इसलिए मैंने उनके नोट्स ही बनाना अच्छा समझा। इस प्रकार मैंने सभी विषयों को अच्छे से प्रिपेयर किया। तो सेल्फ स्टडी आपने की, बुक से आपने पढ़ा, कुछ नोट्स भी बनाए, तो कैसे फिर आपने रिवीजन को कैसे मैनेज किया? किस तरीके से उसको टाइम दिया? कैसे बना रिवीजन का माहौल? मैंने रीड मेंस का जो सिलेबस था उसको एक बार रीड प्री के पहले भी पढ़ लिया था, उसके बाद रीड प्री के बाद एक बार और पढ़ा। और जब मुझे अच्छी प्रकार से पूरा सिलेबस पूरा याद हो गया, तो उसके बाद मैंने जब विज्ञप्ति आई उसके बाद तो रिवीजन ही किया था। रिवीजन के माध्यम पूरा रिवीजन लगभग 2 से 3 बार हो गया था। मैंने जो सिलेक्टेड मटेरियल था उसको भी बार-बार से रिवीजन किया, और जो अंडरलाइन कर रखे थे और जो मैंने नोट्स बनाए थे उनको बार-बार से अंतिम समय पे रिवीजन किया, जिससे मुझे अच्छा परिणाम मिला और अच्छी तरीके से मैं वहाँ पे सवालों को सोल्व कर पाया। और जैसे-जैसे हम तैयारी के करीब आते हैं, जैसे-जैसे पेपर के करीब आते हैं, बहुत लंबी अपनी तैयारी हो चुकी होती है, फिर हम जैसे-जैसे पेपर के करीब पहुँचते हैं, तो वो लास्ट का 1 महीने में आपने कैसे मैनेज किया उस टेंशन को एंड ऑल? लास्ट का जो 1 मंथ होता है वह तैयारी का सबसे ज़रूरी समय होता है, क्योंकि उस समय में यदि नई-नई चीज़ें पढ़ोगे तो इससे आपका ध्यान भ्रमित होगा और आपको थोड़ा भय महसूस होगा। इसलिए जो आपने पहले पढ़ रखा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, अंडरलाइन किए हैं, जो चीज़ें आपने पहले पढ़ ली हैं, उनको ही बार-बार में रिवीजन करें, ज़्यादा नया कंटेंट ना पढ़ें। और जो योजनाएँ, करंट अफेयर्स हैं, उनको पढ़ सकते हो आप नया भी। लेकिन जो जीके हैं और जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनको नया ना पढ़ें, जो पहले पढ़ रखा है उसको ही बार-बार रिवीजन करते रहें, ताकि वो बिल्कुल उनमें एक्यूरेसी आ जाए और वहाँ पे सवाल गलत ना हो। इस बार का जो रिटमेंस का पेपर था, काफ़ी बड़ा तो था ही सही, उसके साथ एक नया पैटर्न हमें देखने को मिला। तो
पहली-पहली बार स्टूडेंट्स ने देखा तो आपके लिए कैसा अनुभव रहा? कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट वगैरह किया पेपर देते टाइम? जो एग्ज़ाम का ट्रेंड था वो बार-बार बदल रहा था। क्योंकि जो रीट मेंस की जो परीक्षा हुई थी उसके पहले तो जो आरएमएसएसबी जो बोर्ड था वो सीधे-सीधे प्रश्न पूछ रहा था। उसके बाद फिर जो जमादार का पेपर हुआ उसमें थोड़े अलग प्रकार के प्रश्न पूछे गए कथन कारण के काल क्रमानुसार तुम क्योंकि वो पेपर लगभग रीट के 10-20 दिन पहले ही हुआ था तो मुझे समझ में आ गया था कि जो अपना पेपर होगा थोड़ा अलग स्तर का होगा, थोड़ा स्तर ज़्यादा रहेगा, उसमें कथन कारण के प्रश्न पूछे जाएँगे, काल क्रमानुसार प्रश्न पूछे जाएँगे। तो मैंने उसी प्रकार से प्रिपरेशन की और जब मैं जिस दिन पेपर देने गया तो मैंने जो टाइम मैनेजमेंट पहले ही कर लिया था। मैंने जो पेपर के जो समय था उसको बाँट दिया था और जब पेपर शुरू हुआ तो मुझे पता लगा कि मैं समय से पीछे चल रहा हूँ, तो मैंने अपनी गति बढ़ाई और समय पे पेपर किया। लगभग मेरा पेपर 2 मिनट पहले ही हो गया था और मैंने अच्छी प्रकार से ओएमआर सबको देख लिया था और अच्छे सभी गोले भर गए थे। सभी ओएमआर में रोल नंबर भी अच्छे से चेक कर लिए थे, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, वो सभी जाँच कर ली थी और अच्छी प्रकार से पेपर पूर्ण हो गया था मेरा। आपके हिसाब से क्या बेहतर रहता है? मतलब ऑफ़लाइन कोचिंग करना बेहतर रहेगा या फिर सेल्फ स्टडी से ही तैयारी की जाए तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं सफलता के? मुझे ऑफ़लाइन कोचिंग के बारे में ज़्यादा अनुभव तो नहीं है क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी से ही ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन जो विद्यार्थी अभी नए हैं, फ्रेश हैं, जिन्होंने अभी कुछ याद नहीं किया, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो विद्यार्थी ऑफ़लाइन कोचिंग के माध्यम से पढ़ सकते हैं और वहाँ से गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। और जो विद्यार्थियों ने पहले कहीं से पढ़ लिया है, अच्छी प्रकार से रिवीजन मतलब केवल रिवीजन की ही अब बाकी हैं, तो वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि सेल्फ स्टडी हो या ऑफ़लाइन कोचिंग हो या ऑनलाइन कोचिंग हो, किसी भी प्रकार से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास रखिए अपने आप पे क्योंकि आत्मविश्वास से ही व्यक्ति अपने आप को अच्छे से परख पाता है और अपने आप को महान बना सकता है। तैयारी करते टाइम स्टूडेंट कौन-सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता या फिर आपने कौन से ऐसे काम किए, गलतियाँ नहीं की, जिनकी वजह से आप इतने अच्छे से पास कर गए? मैंने अपनी प्रिपरेशन के समय समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा क्योंकि बहुत से विद्यार्थी क्या होते हैं जब विज्ञप्ति आती है तब पढ़ना शुरू करते हैं और फिर किताबें इधर से किताबें ले आते हैं, अदर सभी पब्लिकेशनों की किताबें बेली कर लेते हैं और फिर उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी किताबें नहीं पढ़नी है। लेकिन मैंने अपना कंटेंट पहले ही निश्चित कर लिया था। पहले से मैं किताबें ले आया था और नोट्स थे, वो सभी विज्ञप्ति के पहले ही मैंने बना लिए थे और मैंने अच्छे से उनको केवल अब तो रिवीजन की तैयारी थी। रिवीजन मैंने लगभग विज्ञप्ति के बाद 2 से 3 बार अच्छे से उनका रिवीजन भी कर लिया और मैं पेपर देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया और अच्छे से पेपर दिया और अच्छे से सिलेक्शन लिया। नेगेटिव मार्किंग वाले जो पेपर होते हैं, उन्हें पास करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि टेस्ट देना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने कौन-सी टेस्ट सीरीज़ वगैरह दी उसके लिए? मैंने टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट तो ज़्यादा नहीं दिए क्योंकि मेरे आसपास कोई कोचिंग भी नहीं है जहाँ मैं जाता और ऑफलाइन पेपर दे सकता। यदि आपके आसपास कोई कोचिंग सेंटर हैं और वहाँ पे पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं तो आप निश्चित रूप से पेपर दें और अपने आप को परखें क्योंकि समय पेपर से पहले अपने आप को परखना ज़रूरी होता है और वहाँ पेपर देने से पहले अगर टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पेपर से आपको पता चल जाता है कि कितने समय में अपने को पेपर करना है और कितनी गति के साथ पेपर करना है। और जो अपन जो गलतियाँ करते हैं उसका भी पता लग जाता है कि कहाँ पे कौन-सी गलती हुई है। लेकिन मुझे ऐसा कोई अवसर नहीं मिला ऑफलाइन टेस्ट देने का। मैंने तो केवल पीवाईक्यू ही देखे थे, एमसीक्यू लगाए थे और निरंतर रूप से पीवाईक्यू निरंतर रूप से एमसीक्यू लगाने पर भी मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता था क्योंकि मैं वीडियो को रोक के पॉज़ करके उसका आंसर देता था और देखता था कि हमने कहाँ पे गलतियाँ की हैं आंसर देने में। आगे बढ़ते हैं, तो जब आपके पास पेपर आया, काफ़ी अटपटा-सा लगा होगा आपको। कैसे आपने मैनेज किया उस टेंशन को और कैसे पूरे पेपर को सॉल्व किया? क्या रहा आपका एक्सपीरियंस पेपर देते टाइम? इस बार थोड़ा लेंदी पेपर था अगली बार से। इस बार थोड़े जो सवाल थे उनमें बड़े-बड़े दे रखे थे, ऑप्शन भी बड़े-बड़े थे। लेकिन मैं उनसे घबराया नहीं, मैंने उनको अच्छी प्रकार से डील करने का प्रयास किया और एलिमिनेशन टेक्निक अपनाई और ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट करके उनको जल्दी से सोल्व करने का प्रयास किया और
क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक से गलती होने के जो चांस हैं वो कम हो जाते हैं। और जैसा आपने बताया कि तैयारी आपकी काफ़ी पहले से चल रही थी, विज्ञप्ति आने से पहले भी आपकी तैयारी चल रही थी, तो जब आपने विज्ञप्ति में देखे कि 5,000 ही पद आए थे, तो फिर किस हिसाब से मोटिवेशन डोला, मन डोला कि यार इतने ही पद हैं, और कैसे उसको मैनेज किया? जब विज्ञप्ति आई तो मुझे पता चला कि इस बार तो बहुत ही कम पद आए हैं, केवल 5,000 पद ही हैं। निराशा थोड़ी बहुत हुई, पर लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और प्रिपरेशन जारी रखी। मैं सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि पदों को देखकर कभी तैयारी ना करें, क्योंकि कम पदों में भी सफलता अर्जित की जा सकती है, और जब कम पदों के साथ में सिलेक्शन होता है तो उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। तो आपने घर पे रह के तैयारी की और आपके भाई भी आप ही के साथ तैयारी कर रहे थे, तो आपकी जो ये रैंक आई है, आपके भाई की जो रैंक आई है, आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? मैं सामान्य किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो परेशानियाँ आती ही हैं, लेकिन जो मेरे माता पिता हैं और जो भैया हैं उन्होंने पूरा सहयोग किया, और जो मेरे यूट्यूब टीचर हैं उन्होंने भी मुझे अच्छी प्रकार से गाइडेंस प्रदान किया, और निरंतर रूप से उन्होंने माता पिता ने मुझे मोटिवेशन प्रदान किया, और माता भैया ने भी एक शिक्षक के रूप में और बड़े भैया के रूप में मुझे प्रेरित करते रहे, मार्गदर्शित करते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर पे रह के जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको अक्सर एक समस्या आती है कि भाई घर वाले काम बताते रहते हैं, तो आपने घर में मदद की थी घर के कामों में? लगभग एग्ज़ाम के 4-5 महीने पहले तो मैं किसान परिवार से बिलोंग करता था, इसलिए खेती से संबंधित कार्य भी करवाए थे, जैसे दवाइयाँ छिड़कवाना और जो भी कार्य होते हैं उनको किया था मैंने। और जब पेपर नज़दीक आए, लगभग 4 से 5 4 महीने विज्ञप्ति आने के बाद 4 महीने महीने मैंने पूरी पूर्ण रूप से तैयारी की, और किसी प्रकार से मैं कोई कार्य भी नहीं किया, पूर्ण रूप से स्टडी करता रहा, और डेडिकेशन के साथ स्टडी करने से ही मुझे अच्छी प्रकार से सफलता मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आजकल जो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, मतलब घर पे रह के तैयारी नहीं करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग नहीं उनको जमती, ऑफलाइन कोचिंग ही पसंद करते हैं, तो बड़े बड़े शहरों में जाके कोचिंग करते हैं, तो क्या आप उनको कहना चाहोगे? जो ग्रामीण परिवेश में व्यक्ति रहते हैं वे सामान्य रूप से सोचते हैं कि बड़े-बड़े शहरों में रहने से ही या फिर वहाँ जाने से ही नौकरी अर्जित की जा सकती है और नौकरी लगी जा सकती है। ग्रामीण परिवेश में रहकर नौकरी अर्जित नहीं की जा सकती, और सेल्फ स्टडी के माध्यम से नहीं नौकरी लगती। तो जो ऐसी सोच रखते हैं वह ऐसी सोच ना रखें, क्योंकि सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही मैंने पूर्ण सफलता प्राप्त की है। किसी कोचिंग या किसी बड़े शहर में रह के मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मैं बड़ी-बड़ी कोचिंग है की जो फीस होती है उनको भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए सामान्य घर पर रह के ही मैंने किताबों के माध्यम से, यूट्यूब टीचरों के माध्यम से ही पढ़ाई की थी। कोई विशेष कोचिंग जॉइन नहीं की। तो आपसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी निम्न आर्थिक परिवेश से आते हैं और निम्न परिवार से बिलोंग करते हैं, वह भी सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। अब ये वाली भर्ती तो निकल ही गई है, जब अगली भर्ती होगी तो कुछ और नए स्टूडेंट्स आएँगे जो पहली-पहली बार परीक्षा देंगे। उनके लिए क्या उनको ध्यान रखना चाहिए? कैसे उनको करना चाहिए तैयारी? पहले अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त करने के लिए गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये गाइडेंस मुझे मेरे भैया ने दिया, और कुछ यूट्यूब टीचरों ने भी दिया, और मुझे निरंतर रूप से जो मेरे कॉलेज फ्रेंड थे उन्होंने भी मुझे मोटिवेशन प्रदान किया कि तू कर सकता है अवश्य रूप से। इसलिए जो भी विद्यार्थी पहले अटेम्प्ट अभी उनका पहला ही अटेम्प्ट है, वो भी अवश्य रूप से नौकरी लग सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं। मैं अपने आप पे मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं पहले अटेम्प्ट में भी कर सकता हूँ, और मैंने निरंतर रूप से कंसिस्टेंसी रखते हुए रोज़ाना स्टडी की। लगभग जब पेपर नज़दीक आ गया था तो मैंने लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ाई की, और पूर्ण रूप से किसी प्रकार की कोई भ्रामक या फिर जो ध्यान को भंग करती हैं सोशल मीडिया साइट्स हैं, उनसे दूर रहा बिल्कुल, और अपने पढ़ाई पर ही पूर्ण फ़ोकस रखा। केवल लगभग 4 महीने तक तो मेरे दिमाग में केवल शिक्षक ही शिक्षक गूँजते रहे, केवल शिक्षक ही बनना है। तो आप भी इसी प्रकार से अपने जो जॉब है, जो आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहिए, अपने आप पे आत्मविश्वास रखिए, और आप अवश्य रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो मेरी तरह ही काफ़ी सारे और भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पहली बार एक ऐसा एग्ज़ाम दिया था, बट वो रह गए, इस बार नहीं हुआ उनका, तो उनको आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए?
सफलता और असफलता तो जीवन का एक हिस्सा है, तो असफलताओं से ना डरें और अगली बार भी पूर्ण रूप से जिस प्रकार से आपने पहली बार पूर्ण समर्पित होकर तैयारी की थी, उसी प्रकार से पूर्ण समर्पित होकर तैयारी करें। अगली बार हो सकता है अच्छे पद आएँ और आपका अवश्य रूप से सिलेक्शन हो जाए। जीवन में यूँ नहीं रहनी चाहिए कि हमने तैयारी नहीं की और यदि हम तैयारी कर लेते तो सिलेक्टेड हो जाते, क्योंकि सफलता और असफलता तो जीवन का हिस्सा है, इसलिए उनसे ना बिल्कुल भी ना घबराएँ। अवश्य रूप से आपको सफलता मिलेगी, ये मेरी मनोकामना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है, तो आप बता सकते हैं कि सिलेक्शन के लिए कौन-सी ऐसी बातें ज़रूरी ध्यान में रखनी चाहिए? कौन से ऐसे काम हैं जो करने ही चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए? सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है आत्मविश्वास और जो पढ़ते हैं उनसे बार-बार रिवीजन करते रहें और ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा ना करें। जो कंटेंट सेलेक्टेड हैं, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी और आरबीएससी, एनसीईआरटी की जो बुकें हैं, उनसे जो सोर्स लिए गए हैं, उन किताबों को ही पढ़ें, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है वो ऑथेंटिक सोर्स से ही प्रश्न बनाता है। तो हमें भी ऑथेंटिक सोर्स ही पढ़ने चाहिए, नोट्स बनाएँ और अंडरलाइन कर लें जो मुख्य-मुख्य बातें हैं और अंतिम समय पे उनको बार-बार में रिवीजन करें और अपने आप पे विश्वास रखें कि हम ज़रूर कर सकते हैं। अभी ऐसा टाइम है कि कोई पता नहीं है कि प्री कब होगी, मेंस कब होगी, तो जिन स्टूडेंट की प्री क्लियर नहीं हुई है, उनको लगता है कि यार प्री की तैयारी अलग से कर लें या फिर दोनों की तैयारी साथ में कर लें। क्या करना चाहिए उनके लिए, आप कुछ बताएँ? बिल्कुल, क्योंकि दोनों के जो थोड़ा मटेरियल है, थोड़ा कंटेंट है, सिलेबस हैं, वो लगभग बराबर ही, थोड़ा एक समान ही है। तो जैसे साइकोलॉजी है या फिर अन्य जो सब्जेक्ट शिक्षण विधियाँ हैं, वो भी लगभग थोड़ी एक समान ही हैं। तो आप रीट मेंस की और रीट प्री की जो तैयारी है वो साथ में भी कर सकते हैं और इससे क्या है सिलेक्शन के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। क्या क्योंकि मैंने अभी ऐसा ही किया था, रीट प्री के पहले ही एक बार रीट मेंस का भी पढ़ लिया था मैंने। और आपने जैसा बताया कि यूट्यूब से भी आपको काफ़ी मदद मिली पढ़ाई के दौरान, तो क्या-क्या यूट्यूब पे देख सकते हैं? किन टीचर्स से या किस तरीके से टीचर सेलेक्ट कर सकते हैं अपन यूट्यूब पर? जब मैंने भी तैयारी प्रारंभ की थी यूट्यूब से, तो मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था। धीरे-धीरे मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उनको सर्च करता और पढ़ता, और जब मुझे लगता है कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो मैंने उनको सब्सक्राइब किया और अच्छे से उनको उनके जो मार्गदर्शन है उसको फ़ॉलो किया और सफलता अर्जित की। तो आप भी सर्च करके पढ़ें और जो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं उनको सब्सक्राइब कर लें और बार-बार में फिर उनके जो वीडियो हैं वो आपको ऑटोमेटिक उपलब्ध होना लग प्रारंभ हो जाएँगे। आगे मैं और दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे विषय थे जिन पे आपने ज़्यादा फ़ोकस दिया, ज़्यादा टाइम उनको दिया और तैयारी के टाइम जो आलस वगैरह आते हैं, तो उनसे कैसे आपने डील किया? जब मैं रोज़ाना प्रत्येक विषय को पढ़ता था, क्योंकि जब एक ही विषय को बा लंबे समय तक पढ़ते हैं तो क्या होता है, आलस-सा आने लगता है, जिससे उसमें जो कंटेंट है वो याद तो नहीं होता और समय निकलता जाता है। तो एक ही विषय को लंबे समय तक ना पढ़ें, सभी विषयों को रोज़ाना पढ़ते रहें और जब मुझे थोड़ा लगता है कि थोड़े उबाऊ महसूस होता तो मैं थोड़ा बाहर छत पे घूम लेता था और थोड़ा हल्का महसूस कर लेता था, बड़ा तरोताज़ा हो जाता था। फिर से वापस स्टडी के लिए बैठ जाता था और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करता था। इंटरव्यू अपन ने काफ़ी कर लिया है, कुछ और बातें अगर आप बताना चाहें कि तैयारी आगे फ्यूचर में बच्चे कैसे कर सकते हैं, तो कुछ और बातें अगर आप कहना चाहें तो? मैं जो रीट रीट थर्ड ग्रेड आने वाली जो 2027 या 28 में जो भी आएगी उससे संबंधित बताना चाहता हूँ कि सकारात्मक विचार रखते हुए कंसिस्टेंसी के साथ निरंतर रूप से पढ़ते रहें। एक न एक दिन ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा और आप भी खुशियाँ मनाओगे। जो स्टूडेंट मतलब सफलता से पहले सकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नकारात्मक विचारों से हमेशा दूर रखें और जो भी आपसे नकारात्मक आपको बातें करते हैं तो उनसे हमेशा दूरियां बनाए रखें। जो आपको मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं, जो भी टीचर या बड़े बड़े व्यक्ति जो भी आपको प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनसे नज़दीकियां बनाए रखें और जब भी आपको लगता है कि मुझे डिमोटिवेट फील हो रहा है तो उनसे बातें कर लीजिए थोड़ी देर, जिससे आपको वापस मोटिवेशन आ जाएगा और आप अच्छी से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे अंशुल नागर और उनके भाई भुवनेश नागर भी साथ में थे। मैटर दोनों ने सेम ही पढ़ा था, तो अलग से सवाल करने का कोई मतलब बनता नहीं है।
इनका भी एक चैनल है यूट्यूब पर, इन्होंने भी अब सोचा है कि यूट्यूबर में भी हम टॉप करेंगे, रैंक वगैरह लाएंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे फ्यूचर में ये आपको और भी बातें बता सकते हैं जिससे आप टॉप कर जाओ। और मोटिवेट रहने के लिए, अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे मैं गया नहीं था वहाँ पे, बस ऐसा बनाना पड़ा मेरे को, मजबूरी है यार, बहुत दूर है उनका घर मेरे घर से।